हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैं सीरीज का पहला वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप पीछे की देख के तब इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले 4 मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गार कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद और सामवेद किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इससे कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इससे सामान्य विचार और अंधविश्वास का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का जन प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें व्यापार जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, सामान्य विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियाँ, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महत्व आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल शाखा और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्य, नंदीन और काव्य शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। कौतुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, अरण्यकों तथा उपनिषद। महिला के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसके उत्तर वैदिक कालीन समाज में संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसके नीचे दी सारणी ऋग्वेद, तैत्तिरीय तथा कौशितकी, यजुर्वेद, तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद, पंचविंश, अथर्ववेद, गोपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिचित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तैत्तिरीय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शाल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह और आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अनेक से यज्ञ में जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, और जिसमें 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। उसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री के पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। वेदांग एवं सूत्र वेदों की भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना है। यह है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त शब्दों को व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूत्र साहित्य का प्रणयन
किया गया है। स्रोत गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांड तथा राजनीतिक विधि व्यवहार के संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, आपस्तम्ब, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसमें रचयिता लोमश अथवा इनके पुत्र अग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जैसे कि विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक से लिखे गए हैं। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा गया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर के जैन जीवन की तथा अन्य समकालिक साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्य काल इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 वर्ग हैं, जिनमें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन, अरबों की सिंधु विजय का वृत्तांत, चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे संस्कृत के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन और गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग ने पुरोहित है, जिसमें महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी ईरानी रोमन लेखक टेसियम या ईरान का राजवेद भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियां सबसे परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इससे अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फ्रांस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्वाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस यह सीरियस नरेस अंतियोकम का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। छठा डायोनिसियस यह मिस्र नरेस टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। टोलमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द हरितरसंसी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। वह 14 वर्ष तक भारत में रहा। संयुगन यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों
यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। ह्वेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीतिक बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का पूजन किया था। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल-बिरूनी यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी ख्वारिज़्म या खिज आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद, भारत की खोज, भारत के इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति-रिवाज तथा प्रयासों, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापदंड, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, राजनीति, रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका वृत्तांत है, जिसे रेडला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व में अभिलेख वेगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नामत्य अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेखों के आधार पर मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नावासिक पुरातत्व बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, पर प्राचीन तब सिक्कों के हाथ सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेंडू पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुबर्ण वर्तमान म्यांमार, मयाला, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा द्वीप से स्थापित महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त
एडोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर तथा द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित यह एक हिंदू तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। इतिहास का विभाजन। दूसरा नंबर है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि इतिहास एवं इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित वर्णन उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसको संस्कृत बर्तन मालवा पुरजोहोम जोखे का देखिए काला तथा लाल, पुरजोहोम का धूसर, जोखे का लाल। आद्यऐतिहासिक काल उस तो नवपाषाण चमकीला घूसर काल को कहते हैं, जिस काल को पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ज्ञानी मानव होमोसेपियस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल अतिपक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रोगेसाइट अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम में बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ कोल्हेवा का संबंध चावल से प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुटबॉल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण माइक्रोलिथ खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवापकपी है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से। भारत में शिवालक पहाड़ी की जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला नर्मदा घाटी में मिला नोट। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन
फोर्टीन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारित की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लिविथ द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वो उतनी प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में रायबहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक तथा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरातत्व दस्क नदी के किनारे अथवा सुतकांगेदुर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े शहर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी खक्कर नदी है जो हरियाणा को हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। इनकी चारों ओर हाथी के चिता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर मत्स्य के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंडूदह में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है थी। अब जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजों और खिड़कियों सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य बनमाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान से खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े का अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में चर्चित वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वाणिक वर्ग के हाथों में था। सिंधु काल में विदेशी व्यापार आयातित वस्तुएं तांबा प्रदेश, क्षेत्रीय बलूचिस्तान, ओमान, चांदी, अफगानिस्तान, ईरान, सोना, कर्नाटक, अफगान, ईरान, टीन, अफगानिस्तान, ईरान, पुमेत, सौराष्ट्र, लाजवर्त, मेसोपोटामिया, सीसा, ईरान। प्रमुख स्थल
हड़प्पा रावी नदी किनारे, इसका खोज किया था दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, रखालदास बनर्जी। चन्हूदड़ो सिंधु घाटी के सिंधु नदी किनारे, मैके। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, कमलानंद घोष। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे, फजल अहमद। रंगपुर मादर नदी के किनारे, रंगनाथ राव। रोपड़ सतलज नदी, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक, बढ़िया से देख लीजिए। देखिए, संध्यावासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संध्यावादी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों का आपस में लड़ाना, चौपड़ को पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निवला शहर मुसलमान लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लथल में कालीबंगन में युद्ध समाधियाँ मिली है। संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में अफगानिस्तान में बसे। मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। पिंगौर ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना के अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी में सिंधु सभ्यता मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संदर्भ समाज मातृसत्तात्मक था। ये देख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें देख लीजिए कौन नदी कहाँ पर कब जाती थी। आप फोटो स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए। देखिए आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम के इन 5 भागों में बटा था। कुल ग्राम 20 जनराष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, 20 का प्रधान विस्पति एवं जन के प्रधान, जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ रूढ़िवादी शूद्रकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी कहे जाते थे। उसकी जनसंख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, मध्य, दक्षिण। उत्तर वैदिक शब्द प्राची, प्रतीची, उदीची। राजा का नाम सम्राट, सौराष्ट्र, विराट, राजा, भोज। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। इस दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उसमें शिवों की संख्या 108, महाप्राणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,
और क्षेत्रीय विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल पर सूक्त थे चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। आर्यों के समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। इसका मुखिया पिता होता था जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह का एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। दर्शन चार्वाक प्रवर्तक चार्वाक, योग पतंजलि, शाक्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कनाद। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उसमें अंदर पहनने वाले कपड़े की निवि कहा जाता था। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मुख्य मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूत क्रीड़ा। आर्य का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्य न मारे जाने जो पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित जयस कहा जाता था। भारतीय को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 28वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ। व्यापारी तो दूर दूर तक जानलेवा व्यक्ति को पनिक कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने को कनौट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। कुरुबकुर्णम, कुहा का पुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, परुशनी रावी, शतुद्री सतलज, पिपासा व्यास, सदानीरा गंडक, दृश्यवती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वात। ऋग्वैदिक कालीन देवता